तो मैं नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य की इस कड़ी में। हम लोग पढ़ रहे हैं एक कहानी, यह भी बंडू भंडारी जो इसकी लेखिका है उनकी आत्मकथा एक कहानी यह भी। तो आइए देखते हैं, यह इसका 5वां भाग होगा और नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। हिंदी नेट आपका आत्मकथा जीवनी और अन्य गद्य विधाएं जो यूनिट 10 है यानी इकाई 10 है उसके। इससे पहले आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है यूनिट 10 के नाम से, हिंदी गद्य विधाएं आत्मकथा जीवनी और अन्य गद्य विधाएं इकाई 10 यूनिट 10 के नाम से, वहाँ पे जाके क्रमवार तरीके से देख सकते हैं। वहाँ पे माटी की मूर्ति का भी है, आप उदरी का भी है, मुर्दैया का भी है और अन्य चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यह इसका 5वां भाग होगा। कितना? भाग 5। 1963 में राकेश जी यानी मोहन राकेश ने सारिका की संपादकीय छोड़कर अपने एक मित्र के पास जमशेदपुर गए और वहीं से 2-3 दिन के लिए कलकत्ता आए थे। मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने राजेंद्र को सारिका छोड़ने के बारे में अपने नज़रिए से बहुत कुछ बताया भी था। शायद वे अब दिल्ली जाकर बसने वाले थे और उनका आग्रह था कि हम लोगों को भी अब जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंच जाना चाहिए, यानी कि कलकत्ते से दिल्ली। तो फिर क्या हुआ? हिंदी की साहित्यिक गतिविधियों के लिए तो वैसे भी कलकत्ता में कोई भविष्य नहीं है। राकेश जी के जाने के बाद कुंथा जी और जैन साहब श्रीमती रमा जैन का आग्रह लेकर 2 दिन तक राजेंद्र का घेराव करते रहे। बड़े भाई की हैसियत से अपनी ओर से भी बहुत समझाया कि अब राजेंद्र को बम्बई जाकर सारिका संभाल लेनी चाहिए। ज़िंदगी में पहली और अंतिम बार जीजा जी ने भी समझाया। बच्ची के साथ मेरे नौकरी करने के संकट, जिसका बहुत सा हिस्सा उन्हें भी झेलना पड़ता था जीजा जी को, क्योंकि दीदी बड़ी दीदी सुशीला संभालती थी तो जीजा जी को भी तो झेलना ही पड़ता है। हवाला देते हुए आग्रह किया राजेंद्र को यह काम ले लेना चाहिए, उनकी रुचि का ही तो काम है। सिर्फ मैं जानते थे कि जो काम राकेश जी छोड़कर आए हैं उसे राजेंद्र कभी नहीं संभालेंगे। राकेश जी की अगुवाई चाहे राजेंद्र ने कभी स्वीकार न की हो, कर भी नहीं सकते थे, लेकिन यह तो सच है। और आज तो मुझे इस बात को उजागर करने में कोई भी संकोच नहीं कि उस जमाने में राकेश जी राजेंद्र का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स थे। राकेश जी राजेंद्र का बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स थे। जो राजेंद्र उस समय अस्क जी की इस बात का उल्लेख करने मात्र से बुरी तरह भन्ना जाते थे, वहीं राजेंद्र आज सफलता या सम्मान प्रतिष्ठा के शीर्ष पर बैठकर किस सहजता से स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ वह था राकेश का कॉम्प्लेक्स, अज्ञे थे और मेरा राकेश। वह था राकेश का कॉम्प्लेक्स, अज्ञे थे और मेरा राकेश। योग्यता प्रतिभा क्षमता के बावजूद हाशिए में पड़ा। कुछ समय के लिए ही सही, आदमी सारे प्रयत्न करके भी पिछड़ जाने के दंश से उपजी अपनी जिन गांठों को नहीं खोल पाता। सफलता का स्पर्श कैसे अनायास ही उन्हें खोलता चलता है। केवल खोलता ही नहीं चलता, अपने उन कुंठाओं के स्वीकार का वह साहस और सहजता भी देता है। मतलब कि आप सफल हो जाते हैं तो धीरे धीरे सब कुछ सहज हो जाता है, कैसा जो सामान्य स्थिति में संभव ही नहीं। बहरहाल एक ओर सबका आग्रह था, आर्थिक परिस्थितियों का दबाव था, और दूसरी ओर अहम से उपजा राजेंद्र का अपना संकट, जिसे मैं अच्छी तरह जानती समझती थी और इसलिए आग्रह करना तो दूर, उन्हें आश्वस्त करते हुए यही कहा था कि निकाल फेंकिए इस नौकरी की बात को दिमाग से दूर दूर, जैसे तैसे चल ही तो रहा है ज़िंदगी। पता नहीं मेरी इस आश्वस्ति को उन्होंने कभी अपने मन में दर्ज भी किया या नहीं। राकेश जी मतलब कि मन्नू भंडारी जानते थे कि वह स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। राकेश जी और कमलेश्वर जी अब दिल्ली से बाहर दबाव बनाए हुए थे। जैसे भी हो, हमें अब जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंच जाना चाहिए। आगरा में बाई यानी सास की मृत्यु के बाद दिल्ली रहना ज़रूरी हो गया था। राजन तो शुरू से ही दिल्ली जाने के पक्ष में थे, बस मुझे ही दिल्ली जाने के नाम से दहशत होती थी। कैसे बिना सुशीला और अपने कलकतिया मित्रों के वहाँ ज़िंदगी चलेगी। लेकिन परिस्थितियों के दबाव और मिरिंडा हाउस में नियुक्ति हो जाने के बाद राजन तो नौकरी कर नहीं सकते थे, वह तो मुझे ही करनी थी, चाहे कलकत्ता हो चाहे दिल्ली। हमें भी दिल्ली जाने का निर्णय लेना ही पड़ा, क्योंकि मनु भंडारी का मिरिंडा हाउस कॉलेज में दाखिला मिल गया था। दाखिला मतलब पढ़ाने के लिए हमें भी दिल्ली जाने का निर्णय लेना ही पड़ा। अपने फ्लैट के मालिक से बात करके उसे मैंने अपने एक मित्र को दिलवा दिया। फर्नीचर भी उन्होंने ही खरीद लिया। सो किताबें, कपड़े और बर्तन भाड़े बात कर रवाना होने के 2 दिन पहले हम लोग सुशीला के यहाँ शिफ्ट हो गए, मित्रों के यहाँ विदाई की दावतें खाने के लिए। लेकिन दूसरे दिन ही वज्रपात की तरह नेहरू जी की मृत्यु का समाचार मिला और सारा कलकत्ता शोकग्रस्त होकर जैसे आंसुओं में डूब गया। हम लोग सारे दिन रेडियो से चिपके डी मौलो की कमेंट्री सुनते रहे। डी मैलो की
यह भी पूछा जा सकता है कि नेहरू जी की मृत्यु पर एक कहानी यहाँ में भी नेहरू जी की मृत्यु पे मंडू भंडारी और उनके परिवार के लोग किसकी कमेंट्री सुन रहे थे, तो डी मैलो की। उनकी कमेंट्री क्या थी, जैसे दृश्य आंखों के साकार होते चलते थे। उस दिन घर में न खाना बना, न किसी के खाने की इच्छा हुई। शाम को श्यामानंद जालान का फोन आया तो राजेंद्र उठे और चले गए। वे तब तक शायद काफ़ी ऊब चुके थे। रात करीब 10 बजे घंटी बजी तो मैं दरवाज़ा खुलने गए। सामने राजेंद्र खड़े थे और उनके मुंह से बुरी तरह शराब की बदबू आ रही थी। आज की तरह उन दिनों शराब जिंदगी का अभिन्न हिस्सा नहीं बनी हुई थी कि खाने के साथ शराब, खुशी का मौका हो तो शराब, गम गलत करना हो तो शराब। मतलब आज सिटी में, शहर में देखेंगे तो कोई भी प्रोग्राम हुआ, शराब खाने के टेबल पे उपलब्ध। इक्का दुक्का कोई टी टोल कर मिलता होगा आज तो, पर उन दिनों तो छठे छमा से कोई खुशी का मौका हुआ तो दोस्त लोग मिल बैठ कर पी लेते थे। पीकर राजेंद्र आए थे पर चढ़ हुआ मेरे दिमाग में गई। गुस्से का घुट पीकर कहा तो मैं केवल इतना ही पीकर आए हैं, बहुत खुशी का मौका है ना, जो जश्न मना कर आ रहे हैं। दुख, गुस्सा या नफरत क्या थी मेरी आवाज़ में नहीं जानती। एक प्रश्न जरूर हथौड़े की तरह चोट कर रहा था। क्या हो गया है राजेंद्र की संवेदना को? क्या उन्हें कोई दुख नहीं व्यापता? लाख वैचारिक मतभेद हो नेहरू जी से, बहुतों के थे, लेकिन उनके मृत्यु के दुख से अछूता रह सका था कोई? पर नहीं, दुख व्यापा था। केवल दुख ही नहीं, अपने को लेकर शायद एक गहरी भी तृष्णा भी जागी थी, जिसके चलते ही कुछ समय बाद राजेंद्र ने एक अच्छी कहानी लिखी थी, मरने वाले का नाम। मरने वाले का नाम क्या लिखा था? मरने वाले का नाम। कुछ दिन आगरा रहकर 1964 जून में हम लोग दिल्ली आए। जुलाई में मकान मिला और कॉलेज शुरू करने के 1 महीने बाद ही मुझे बच्ची को सुशीला के पास कलकत्ते भेज देना पड़ा। कब? 1964 में जून में हम लोग दिल्ली आए, आगरा रहकर जुलाई में मकान मिला, अगले महीने मतलब कॉलेज शुरू करने के 1 महीने बाद ही मुझे बच्चे को सुशीला के यहाँ मतलब देखभाल करना पड़ता और फिर कॉलेज कैसे मैनेज होता है। स्कूल में उसका नाम तो रजिस्टर करवा दिया, पर एडमिशन 4 वर्ष पूरे होने पर ही हो सकता था और वह 3 साल की ही थी, तो मतलब 1 साल बाद। कलकत्ते की तरह यहाँ आया का जुगाड़ ही नहीं हो सका था। यो एक नौकर तो था, उसे अकेले खेलते रहने की आदत भी थी और वो खेलती भी रहती थी। फिर भी राजेंद्र को लगता था कि उसकी उपस्थिति मात्र से उसके काम में व्यवधान पड़ता है। सच पूछा जाए तो व्यवधान तो किसी तरह का नहीं पड़ता था, और अब तो वह बड़ी भी हो गई थी, उसका ऐसा कोई काम भी नहीं होता था जो राजेंद्र को करना पड़ता। पर इनकी तो वही कुंठा, मैं नौकरी करने जाऊंगी और वे बच्ची को लेकर घर में रहेंगे तो उनके लेखक मित्र यही तो समझेंगे कि ये तो बच्ची की आयागिरी कर रहे हैं, और इन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं था। कई बार मन होता कि पूछो कि माँ अगर बच्चे को रखे तो माँ, और अगर बाप बच्चे को रखे तो बाप ना होकर आया कैसे हो गया। पर जानते थे कि इनसे कुछ भी कहना सुनना पूछना अब बेकार है। बस इन्हें इस स्थिति से उबारने का मेरे पास एक ही रास्ता था, मैं इसे वापस कलकत्ता भेज दूँ। 103 साल के उस नन्ही से जान को, यानी टिंकू को, यानी रचना को मैंने वापस कलकत्ता भेज दिया और वह चुपचाप चली भी गई। सुशीला के देवर श्री रवि भंडारी, जो बच्चों को बहुत प्यार करते थे और इसलिए वे भी बच्चों के प्रिय रवि काका थे। सो टिंकू भी कलकत्ता जाने के उत्साह में उनकी गोद में चढ़ गई। पर एयरपोर्ट में जब हमें छोड़कर उसे अकेले अंदर जाना पड़ा तो एकदम उसकी आंखें छलछला आई। असुआई आंखों से जैसे उसने अपने नन्हे नन्हे हाथ हिलाकर बाय बाय किया। राजन तो वहीं फुट फुट कर रो पड़े। प्यार तो बहुत था उससे, लेकिन प्यार का एक भार भी होता है, एक दायित्व भी होता है, तो राजन ने कभी जाना ही नहीं। जो भी हो, अब तो वह जा चुकी थी और इस बार तो वह लंबे समय के लिए चली गई थी। जन्म से लेकर 4 साल की उम्र तक जिस तरह टिंकू की संटिंग मेरे और सुशीला के घरों के बीच बराबर होती रही थी, कुछ सालों बाद उसका बड़ा ही विचित्र सा प्रसंग, नहीं जानते कि इसे महत्वपूर्ण कहूँ या मनोरंजक, लेकिन यह सच है। एक बार तो इसने मेरे मन को चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही आहत भी जरूर किया था। सामने आया क्या? उस समय टिंकू 6ठी क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन उसकी स्कूल बस नियत समय के 1-1.5 घंटे बाद तक नहीं आई तो मैं बेहद परेशान हो उठी। बार बार स्कूल फ़ोन करती, पर छुट्टी हो जाने के बाद ऑफिस तो बंद हो चुका था। सो फ़ोन कौन उठाता? घर के पीछे इसके क्लास की एक लड़की रहती थी, ऋतु भटनागर। सो मैं वहाँ चली गई। आश्चर्य हुआ कि मिसेज भटनागर तो न चिंतित थी न परेशान। बड़ी निश्चिंत भाव से बोले, हो गया होगा कुछ, आ जाएगी, आप क्यों परेशान हो रही हैं इतना? याद नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही स्पोर्ट के चक्कर में स्कूल से ही देर से निकले थे बच्चे। उनकी निश्चिंतता देखकर मैं अपनी चिंता पर शर्मिंदगी का बोझ और लाद लाई।
क्यों मैं ज़रा ज़रा सी बात पर इतना टेंस हो जाती हूँ, यानी टेंशन ले लेती हूँ? क्यों स्थिति को उसके सहज रूप में नहीं ले पाती? सारी बात को दिमाग से परे सरकाने के लिए मैंने एक किताब उठा ली, पर मन था कि तरह तरह की आशंकाओं के इर्द गिर्द ही चक्कर काटता रहा। केवल आशंकाएं ही नहीं, उनके काल्पनिक चित्र भी मंडराते रहे आंखों के सामने। जब 1 घंटा और बीत गया तब तो मेरे सब्र का बांध ही टूट गया। फिर मिसेज भटनागर के पास चली गई। यदि उनके पास प्रिंसिपल के घर का नंबर हो तो उनसे बात की जाए। अगर कुछ अनहोनी घटी हो तो उन्हें तो सूचना मिली ही होगी। नंबर तो नहीं, पर इस बार थोड़ी सी परेशानी के बावजूद वो मुझे सांत्वना ज़रूर देने लगी। अच्छा, आप इधर ही बैठिए, बातों में कुछ मन ही बहला रहेगा, वरना वहाँ बैठे बैठे आप चिंता करती रहेंगे। और सोचिए, हम कर ही क्या सकते हैं सिवाय इंतज़ार करने के। बात तो ठीक थी, पर पता नहीं क्यों मैं फिर सहज नहीं हो पा रही थी। कुछ देर तक परेशानी में लिपटा मेरा चेहरा देखते रहने के बाद अचानक उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि मैं तो हतप्रभ, अवाक। एक बात बताइए मिसेज भंडारी, यानी मनु भंडारी, मिसेज भंडारी, आप तो रचना की इतनी चिंता कर रही हैं, यानी रचना है इनकी बेटी, इतनी परेशान हो रही है उसे लेकर, पर जब रचना कह देती है कि यह मेरी असली मम्मी नहीं है, मेरी असली मम्मी तो कलकत्ता रहती है, तो आपको बुरा तो बहुत लगता होगा। तो ओ, मैं हैरान, मैं अवाक। उस परेशानी के क्षण में भी एक बार तो मुझे हंसी आ गई। क्या कहती है टिंकू? कब कहा ये सब उसने आपसे? उन्होंने बड़े सहज भाव से बताया। हमने उससे एक बार ऐसे ही पूछा कि तुम हर गर्मी की छुट्टी में कलकत्ता जाती हो, वहाँ कौन है तुम्हारा? तभी उसने यह बात बताई थी कि मेरी असली मम्मी तो कलकत्ता ही रहती है। अब ज़िंदगी के ज़्यादा समय कलकत्ता बिताई है, तो असली तो उन्होंने जो देखा है जिसे अधिक परवरिश करते हुए, तो उसी को तो ही मांगनेगी, मौसी को। मैं उन्हीं के पास तो जाती हूँ। वे सोच रही थी कि यह सब सुनकर मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी, पर मुझे हंसता देखकर शायद अब उन्हें आश्चर्य हो रहा था। खैर, मैंने उन्हें सारी असलियत बताई, टिंकू के इस सोच की पृष्ठभूमि भी बताई, समझाई। वे कुछ और पूछताछ करती कि तभी रितु ने घर में प्रवेश किया। उसे देखते ही मैं तो घर की ओर भागी। टिंकू को सही सलामत देखकर राहत की सांस ली। हाथ मुंह धुलाकर उसे खाने पर बिठाया। वह खाती जा रही थी और विस्तार से बस के खराब होने का किस्सा सुनाती जा रही थी। उसने यह भी बताया कि उस दौरान लड़कियों ने कितनी मस्ती मारी, कितने गाने गाए, कितने चीज़ें खेली। मेरी उस समय की मानसिक स्थिति से बिल्कुल अपरिचित वह अपनी ही बातें किए जा रही थी, और मैं एकटक उसका चेहरा देख रही थी और सोच रही थी कि जो कुछ भी अभी सुनकर आई उस पर कैसे विश्वास कर लूँ। उसके व्यवहार से तो कहीं भी कुछ ऐसा नहीं झलक रहा। फिर मतलब जो टिंकू बोले थी कि असली मम्मी कलकत्ता में, और यह तो असली मम्मी नहीं है मनु भंडारी को। जब उसका खाना पीना बोलना समाप्त हो गया तो मैंने उससे पूछा, टिंकू, तूने मिसेज भटनागर से यह कहा कि तेरी असली मम्मी मैं नहीं सुशीला है, यानी कलकत्ते में? सुशीला यानी इनकी बड़ी दीदी, यानी टिंकू की मौसी। पूछा तो मैंने हंसकर ही था, पर लगा कि सुनकर वह थोड़ी सकपका सी गई। हो सकता है कि वह नहीं चाहती हो कि यह बात मुझे मालूम पड़े। फिर बड़ी लापरवाही से उसने जवाब दिया, तो क्या हुआ, ठीक ही तो कहा। सुशीला मम्मी ही तो हमारी असली मम्मी है। सुशीला मतलब ज़्यादा उन्होंने ख्याल रखा था तो उन्हीं को असली मम्मी मानते थे। ज़्यादा समय भी रही थी बचपन में। किसने कहा तुझे ये सब? तुमने नहीं बताया तो क्या हुआ, हमें सब पता है। दोनों बाहों से पकड़ कर मैंने अपनी ओर उसे खींचते हुए कहा, पागल हो गई हो? अरे मैंने जन्म दिया है तुझे, मैं ही तो तेरी असली माँ। हाँ, यह सही है कि 4 साल तक सुशीला ने तुझे बहुत रखा है, इसीलिए तो बहुत पाला है, लेकिन फिर भी मम्मी तो मैं ही हूँ तेरी। पता नहीं मेरी आवाज़ में कुछ था या फिर मेरे चेहरे पर। कुछ देर तक तो वह मुझे एकटक देखती रही, फिर झटके से अपने दोनों हाथ छुड़ाकर मेरे कंधों पर टिकाए और कुछ आवेश भरी आवाज़ में पूछने लगी, हमें सच सच बताओ, कौन है हमारी असली मम्मी? उसकी परेशानी से बिल्कुल अनछुई से मैंने फिर दोहरा दिया, कहा तो कि मैं हूँ तेरी असली मम्मी। अपनी जानकारी और मेरी बात के बीच में झूलते हुए उसने एक बार फिर आग्रह किया, हमें ठीक से बताओ ना मम्मी। एकाएक ही मेरा ध्यान उसकी परेशानी पर गया तो उसे सहज बनाने के लिए मैंने हंसकर कह दिया, अरे समझ ले कि दोनों तेरी मम्मियाँ हैं। कितनी लकी है कि तेरे दो मम्मियाँ हैं और दो मम्मियों का प्यार तुझे मिलता है। बस इतना सुनते ही वह तो जैसे एकटक फट पड़ी। मेरे कंधे झकझोरते हुए रुआसी आवाज़ में बस एक ही बात बार बार दोहराती रही, हमको सच सच बताओ, हम किसके बच्चे हैं, कौन है हमारी असली मम्मी? प्लीज़ प्लीज़ हमको बताओ, हमको सच सच बताओ कि हम किसके बच्चे हैं। कुल मात्र 11 साल की टिंकू, पर उसकी यह भाव विह्वलता, उसका यह आवेश, सबने तो जैसे मुझे एक बिल्कुल ही अनजान से प्रश्न के छोर पर ला खड़ा किया। यह भावना कि हम किसके हैं, हमारी असली जड़ें कहाँ हैं, हमारे जन्म के तार किसके साथ जुड़े हुए हैं, क्या सचमुच इतनी प्रबल होती हैं, हमारे पूरे वजूद को ही हिला कर रख दे। सिद्धांत के तौर पर शायद जानती भी हूँ, पर ज़िंदगी में पहली बार उस दिन उस भावना की सच्चाई को, उसकी गहराई को मैंने, इसकी सघनता को मैंने इतनी शिद्दत के साथ महसूस किया था।
एकाएक मैं अतिरिक्त रूप से सावधान हो गई। बहुत प्यार से, बहुत समझा बुझाकर, बहुत कुछ कहा सुनकर मैंने उसे शांत भी किया और असलियत पर उसका विश्वास भी जमाया। लेकिन रात में जब मैं सोई तो एक प्रश्न जरूर मुझे कचोटने आहत करने लगा कि क्या मैं टिंकू को वह अपेक्षित प्यार नहीं दे पाई, उसकी वह अपेक्षित देखभाल नहीं कर पाई, जो उसके मन में यह विश्वास जमा पाता कि मैं ही उसकी असली माँ हूँ। 4 साल तक दोनों घरों में होने वाली संटिंग के पीछे मेरी क्या मजबूरी थी? यह सब समझने की तो उसकी उम्र थी नहीं। उसने तो जो महसूस किया उसे ही सच समझ लिया। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि दिल्ली आने के बाद 3 साल की उम्र में ही जब उसे एक बार फिर कलकत्ता भेज दिया था, सो भी पूरे 10 महीने के लिए, तभी इस भावना ने उसके मन में जड़ जमाई होगी। सही बात है। हालांकि इतने वर्षों के उसके सहज स्वाभाविक व्यवहार, अपने प्रति उसके लगाव को देखते हुए मैं तो कभी इस बात का अनुमान भी नहीं लगा सकी थी। कारण जो भी रहा हो, लेकिन यह सच है कि उस दिन इस सारी स्थिति ने मुझे बहुत त्रस्त किया था। सहज सामान्य स्थिति होने पर ये दो संबंधी तो मेरे निकटतम संबंध होते, पति और पुत्री। लेकिन एक ने तो मुझे संबंध शुरू होने के साथ ही समानांतर जिंदगी का नुस्खा थमाकर अपने को मुझसे अलग ही कर लिया, यानी राजेंद्र। आज इतने वर्षों बाद पता चला कि टिंकू भी मुझसे अपनी असली माँ नहीं, पराई माँ ही मान बैठी है, यानी उनकी बेटी। और इस सच्चाई के सामने आते ही फिर तो मेरा सारा त्रास आंसुओं में बहने लगा। आज यह सब याद करके भले ही मैं हंसती रहती हूँ, पर उस दिन की तकलीफ, उस दिन के आंसू भी तो मैं भूल नहीं पाती। भले ही मतलब आपके साथ भी घटा होगा, तो उस दिन पुरानी चीज़ें, उस दिन आप बहुत दुखी रहे होंगे, लेकिन आज सोच के हंसते होंगे। लेकिन उस दिन के, उस समय की बात की जाए तो आप उस समय कितने दुखी या फिर कितने डरे हुए थे। शुरू के कुछ महीने तो मैं दिल्ली में बहुत उखड़ी बिखड़ी रही। बच्ची चली गई थी, कॉलेज का माहौल भी कलकत्ता से बहुत भिन्न था। बिल्कुल रास नहीं आ रहा था, ना वहाँ जैसी उस्मा, ना वहाँ वालों का अपना। तो जब तब राजेंद्र के लिए दिए झटकों को झेलने के लिए ना किसी का कंधा, ना कोई गोद। लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ रचने बसने लगी। शाम को काफ़ी हाउस की बैठकें, वहाँ नहीं जाते तो घरों में बैठक होती। कभी कभी कमलेश्वर जी के यहाँ, तो कभी कभी राकेश जी के यहाँ, तो कभी कभी हमारे यहाँ पढ़ी लिखी चीज़ों पर चर्चा होती, भविष्य की योजनाएं बनाई जाती। आज भी मुझे एक घटना अच्छी तरह याद है। 31 दिसंबर को न्यू ईयर्स हमारे घर मनाने का कार्यक्रम बना। एन 12 बजे बड़ी मध्यम रोशनी में कमलेश्वर जी ने अपनी कहानी तलाश पढ़कर सुनाई। कमलेश्वर जी की कहानी तलाश पढ़ के सुनाई। बाद में फिर नाम से इस पर, फिर नाम से, यानी फिर नाम से इस पर फिल्म बनी थी, कहानी पर बलात्कार। बाद में फिर भी नाम से, बाद में फिर भी नाम से इस पर फिल्म बनी थी, कहानी पर बलात्कार। और अंतिम पंक्ति सुनाकर खम ठोक कर बोले, लो मैंने तो नए साल का झंडा गाड़ दिया, अब इसके मुकाबले की कहानी लिखकर दिखाओ। आधी रात के उस माहौल में अजीब प्रभाव पड़ा था उस कहानी का। फिर काफ़ी देर तक उस कहानी की पर ही बात होती रही। सारी प्रतिद्वंदता और ईर्ष्या के बावजूद एक दूसरे की रचनाओं की खुलकर प्रशंसा की जाती थी। हल्की या घटिया होने पर खिंचाई भी। और क्योंकि उस समय केंद्र में रचना रहती थी, व्यक्ति नहीं, और दृष्टि, रचना रहती थी, व्यक्ति नहीं, दृष्टि बहुत तटस्थ, गहरे लेखकी सरोकार थे और वे ही प्रमुख थे। पर बाद में जब इस तिकड़ी के आपसी संबंधों के समीकरण गड़बड़ाने लगे तो न दृष्टि में वह तटस्थता रही, न मूल्यांकन में वैसी वस्तु परखता, बल्कि रचनाएं आप संबंधों की कसौटी पर आकी परखी जाने लगी। पर शुरू के दिनों में तो अपनी व्यक्तिगत समस्याएं भी सुलझाई जाती थी। यह बात अलग है कि इन व्यक्तिगत के भी दो हिस्से होते थे, एक बहुत निजी जिसमें परिवार और आपसी संबंधी प्रमुख हुआ करते थे, लेकिन ये जल्दी ही साझा हो जाते थे, और दूसरे भी व्यक्तिगत जिनका संबंध किसी न किसी स्तर पर साहित्यिक दुनिया से होता था। साहित्यिक व्यक्तिगत को काफ़ी रिजर्वेशन के साथ ही कहा सुना बांटा जा सकता था, और बात जिस रूप में रखी जाती थी उसका असलियत कुछ और ही होती थी, जो अपने निजी स्तर पर चलती रहती थी, एक दूसरे की ओट लेकर। ओट के पीछे झांकना न मेरी आदत थी, न स्वभाव, न मेरी वैसी समझ थी। राजेंद्र कभी कभी उन बातों को समझाते तो मैं राजेंद्र पर ही बिगड़ पड़ती कि क्यों हमेशा सबकी बातों के अर्थ तलाशते रहते हैं, सबकी नीयत पर शक करते हो। लिखते हुए मुझे भी कुछ वर्ष हो चुके थे। 2 कहानी संग्रह छप चुके थे, यश और मान्यता। इनका जो कहानी संग्रह है, एक यश एक मान्यता भी, मतलब उनको कहानी संग्रह पे मिली थी। 2 कहानी संग्रह छप चुके थे और यश और मान्यता भी मिल चुकी थी इनको, मतलब उपलब्धि, ये सब सम्मान। लेकिन कलकत्ते में साहित्यकारों के बीच रहने का अवसर कभी नहीं मिला था। वहाँ तो हमेशा संग साथ रहा था परिवार वालों का या ऐसे मित्रों का जिनका
व्यक्तित्व बिल्कुल पारदर्शी, जैसे बाहर वैसे भीतर, यानी कोरा कागज। जो कहें वहीं उनका, यानी खुली किताब, जो कहें वहीं उनका असली मंतव्य भी। यह तो यहाँ आकर जाना कि साहित्यकार केवल अनेकार्थी भाषा का ही प्रयोग नहीं करते, उनका सारा आचरण भी अनेकार्थी अनेक परती होता है। तो आप भी जान जाइए कि जो लेखक, जो रचनाकार होते हैं, उनका व्यक्तित्व भी, उनका आचरण भी अनेकार्थी और अनेक परतों वाला होता है। जैसे कि प्याज का परत है ना, एक परत खोले, दूसरा परत, कई परत होता है जैसे प्याज का। एक छोटे से उदाहरण से अपनी बात साफ करूँगी। कलकत्ता छोड़ने से पहले राजेंद्र ने कई कहानी की विशेषताओं और पुराने से उसके अलगाव को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत लेख लिखा था। नई कहानी के एक एक पक्ष को उजागर करता ऐसा विस्तृत और विश्लेषणात्मक लेख यह पहला ही था। हालांकि इसका कुछ स्थापनाओं के बाद भी मैं बिल्कुल सहमत नहीं हो पाई थी। 22 कहानीकारों की चुनिंदा कहानियों की भूमिका के रूप में इसे चस्पा करके एक दुनिया समानांतर नाम से राजेंद्र ने एक संकलन तैयार किया था और उसके लिए ज्ञानपीठ वालों से भी बात कर ली थी। हो सकता है कि कुछ अग्रिम राशि भी ली हो। दिल्ली आकर थोड़ा जम जाने के बाद उस लेख को कमलेश्वर जी और राकेश जी को सुनाया 2 बैठकों में। कहानियों के नामों की चटाइयाँ बुनने वाले बचकाने पैराग्राफों और कुछ छिटपुट बातों को छोड़कर मोटे तौर पर लेख दोनों को काफ़ी पसंद आया और तय हुआ कि इस पर विस्तार से चर्चा बाद में की जाएगी। थोड़ा सोचने विचारने के बाद बात लाजमी भी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद एक दिन दोनों बेहद गंभीर मुद्रा में आए, बल्कि कहूँ कि बेहद परेशान विचलित। प्रसंग तभी उजागर हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया का रद्दी बेचने वाला स्कैंडल। आज की तरह स्कैंडल की भरमार तो थी नहीं, जिसने आदमी को धीरे धीरे इन सब के प्रति एक तरह से इम्यून बना दिया है, मतलब कि सहज बना दिया है। दूसरे, आज यह तथ्य जाहिर है कि सभी पत्र पत्रिकाएं सरकारी कोटे से मिलने वाले कागज़ का हिस्सा बेचती हैं। लेखक के नैतिकता मूल्यों के लिए खड़े होने का दायित्व और इन सब के प्रति एक गहरा सरोकार दिखाते हुए उन्होंने यह निर्णय लेने का प्रस्ताव रखा कि जिस संस्था का इतना बड़ा स्कैंडल उजागर हुआ है उसके साथ कम से कम हम लोगों को कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। गलत का केवल विरोध करने भर से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती, उससे सहयोग करना भी ज़रूरी है। उनकी अदा, हाव भाव और तेवर ने मुझे 100% इस निर्णय के पक्ष में खड़ा कर दिया। बड़ी गंभीरता से बड़ी देर तक बातें होती रही और सारी बातों का तोड़ टूटा इस बात पर कि राजन, तुम अपना यह लेख ज्ञानपीठ को बिल्कुल नहीं दोगे। आखिर है तो उसी कंसर्न की शाखा। राजेंद्र हस्ब मामूल चुप। 2-4 दिन बाद फिर वही बात, फिर वही आग्रह, कुछ और अधिक गंभीरता और गहरे सरोकार के साथ। लेकिन राजेंद्र थे कि फिर चुप। राजेंद्र की यह चुप्पी मुझे शुरू से ही बहुत अखर रही थी। उनके जाने के बाद मैंने पूछा कि आप कुछ कमिट क्यों नहीं करते, कुछ बोलते क्यों नहीं। तो बात की असली परत खोली राजेंद्र ने। दोनों के दोनों साले फ्लैट पड़े हैं कि नई कहानी पर पहले मैंने लिख दिया ऐसा विस्तृत लेख, और कुछ नहीं तो इसी बहाने लगाओ लंगी। बात सच भी निकली और बाद में तो छत फोड़ ठहाकों के बीच उन्होंने भी कबूला और हंसी मजाक में सारी बात रफा दफा हो गई। 2 साल बीतते न बीतते संबंध न रखने पर जोर देने वाले कमलेश्वर जी सारिका की संपादकी संभाल कर बम्बई जा पहुँचे। राकेश जी भी धर्मयुग और सारिका में बराबर छपते रहे। हाँ, राजन ने जरूर वह संकलन कुछ समय बाद खोले और अपने अक्षर प्रकाशन से छपवाया, पर इसके पीछे संबंध न रखने वाले बात कहीं नहीं थी। इसके पीछे संबंध न रखने वाली बात कहीं नहीं थी। तो यह एग्जाम्पल रहा। तो यहाँ पे समाप्त करते हैं यह भाग आपका जो है। इसके बाद अगले भाग में मिलते हैं। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। इसके आगे देखेंगे अगले भाग में पीछे संबंध न रखने वाली बात कहीं नहीं थी। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे सन 65 के दिसंबर में। यहाँ से अगला भाग शुरू होगा। आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक शेयर के साथ अपने सुझाव, सवाल और आपको कैसा लगा यह भी बताते रहिए। जय हिंद, जय भारत।